नीट क्या है? नीट जो है एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम एग्ज़ाम्स टेस्ट होता है और इस एग्ज़ाम्स के ज़रिए ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर मेडिकल और बीडीएस जिसमें एमबीबीएस डेंटल में एडमिशन्स के प्रोसेस होते हैं और स्टेट लेवल पर इसी एग्ज़ाम्स के बेस के ऊपर आयुष से रन होने वाले जो कोर्सेस है जैसे बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है और बीपीटी है यानी फिजियोथेरापी जिसको हम कहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापी है, बीएससी नर्सिंग है, ये तमाम कोर्सेस में दाखिले के लिए ये नीट की एग्ज़ाम्स होती है और ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट की जाती है। इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए पहले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, पर अब चंद सालों पहले से ये एग्ज़ाम जो है एक एनटीए एक इदारा है, ऑटोनॉमस इदारा है जो इसके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। 720 मार्क्स की ये एग्ज़ाम्स होती हैं और इन 720 में जो मार्क्स मिलते हैं बच्चों को उसके ऊपर एक ऑल इंडिया लेवल की मेरिट बनती है और उस ऑल इंडिया मेरिट के बाद में स्टेट का एक अपना प्रोसीजर होता है। उसी ऑल इंडिया रैंक की बुनियाद पर स्टेट की एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बुनियाद पर बच्चों को दाखला मिलता है। नीट के एग्ज़ाम्स के ज़रिए हम बहुत से मेडिकल्स और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, फिर बीडीएस दैट इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और इसके अलावा जो आयुष के कोर्सेज हैं बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीएएमएस है और इसके अलावा ओटी है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है, बैचलर इन फिजियोथेरापी है और एक जो रहता है लिंग्विस्टिक का एक कोर्स होता है वो भी कोर्स होता है, ऑर्थोडोंटिक। ऐसे 9 कोर्सेज में हम इसके ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं। एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों जो सब्जेक्ट है 11 और 12 सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो सिलेबस होती है उस सिलेबस के बुनियाद पर इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और इन तीनों सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी के बेस पर होते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका अपना अलग अलग वेटेज होता है, अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है। फ़िज़िक्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वो 180 मार्क्स के होते हैं, जिसमें केमिस्ट्री जो है वो 180 मार्क्स के होते हैं और बायोलॉजी जो है इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बायोलॉजी को होता है जो 360 मार्क्स का होता है। ऐसे 180 फिज़िक्स, 180 केमिस्ट्री और 360 जो है बायोलॉजी, टोटल मिला के 720 मार्क्स के ये एग्ज़ाम्स होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो बायोलॉजी का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप बायोलॉजी ही पढ़ेंगे सिर्फ तो आप 360 मार्क्स की मेहनत कर पाएंगे। उसमें अगर आउट ऑफ मार्क्स मिले तो, अगर नहीं मिल पाए तो आपको सपोर्टिव मार्क्स के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी उतनी अहमियत रखता है। इसलिए तीनों मज़ामीन जो है स्टडी के लिए अहम होते। नीट का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसमें फ़िज़िक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे टोटल मिला के जो है 180 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है, 180 क्वेश्चंस का, और हर क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल जो है 720 मार्क्स पे ये पेपर डिपेंड करता है, जिसमें एक राइट आंसर अगर आपका होता है तो आपको उसके 4 नंबर मिलते हैं और उसमें अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर आपका गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चंस के गलत होने पर आपका 1 मार्क्स माइनस किया जाता है। ये इसका एग्ज़ाम्स का पैटर्न्स होता है और ये मार्किंग सिस्टम होती है। आम तौर से बच्चे जो स्टडी करते हैं हमारे स्टेट में, ज़्यादातर जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं वो स्टेट बोर्ड के होते हैं और नीट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी पैटर्न्स पर होती है। तो इसमें जो है जो बच्चे हमारे यहाँ स्टेट में स्टेट लेवल का सिलेबस पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें पेश आती है, क्योंकि उनको 12th का एग्ज़ाम पास करने के लिए सिलेबस स्टेट बोर्ड का होता है और नीट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए उनको एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बेस का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अगर कोई बच्चा जूनियर कॉलेज सीबीएसई के बोर्ड से एग्ज़ाम्स देता है
तो उसके लिए एक बड़ी राहत होती है, क्योंकि 11 और 12 के लिए भी उसको वही पढ़ना पड़ता है और नीट के लिए भी उसका वही सिलेबस होता है। इसके अपोजिट में स्टेट के लिए ये होता है कि बच्चा 11 और 12 के लिए स्टेट का सिलेबस की स्टडी करे और फिर नीट की प्रिपरेशंस के लिए जो है वो CBSE का करें। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे जो बच्चे जो स्टेट लेवल पे पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड पर पढ़ते हैं, उन्हें ये चाहिए या उन इदारों को ये चाहिए कि वो साथ साथ जो CBSE का सिलेबस है, NCERT की जो किताबें हैं, उसका बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया जाए और बच्चों को उन किताबों का मुतालिया करने के लिए कहा जाए, तो बच्चों के लिए ये आसानी पैदा हो सकती है। तो आप स्टेट बोर्ड के अलावा आपको NCERT यानी CBSE का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताबें पढ़। एग्ज़ाम्स की तैयारी में अक्सर ये बात उठती है कि भाई एग्ज़ाम्स की तैयारी में कोचिंग क्लास या कोच करना कितना अहम होता है। ज़रूरी है, कोचिंग लेना ज़रूरी है, एक अच्छी कोचिंग का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों के लिए ये ज़रूरी है पहले कि वो टेक्स्ट बुक्स की लाइन टू लाइन, थ्रू द लाइन, बिटवीन द लाइन, इन बिटवीन द लाइन, है ना, टॉप टू बॉटम्स, हर लाइन को वो गौर से पढ़े और उसका मुतालिया करें। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस कोचिंग की मदद से जो है आपको एक मनसूबाबंदी करने आसानी होती है, एक पैटर्न मिल जाता है कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, थोड़ा मुश्किल का क्या होता है और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ये तमाम बातें जो है वो कोचिंग से हासिल होती है। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अहम रखती है। कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद भी सेल्फ स्टडी सबसे अहम होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो किसी कोचिंग का भी फ़ायदा नहीं होगा, किसी कॉलेज का भी फ़ायदा नहीं होगा। इसमें वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट के फॉर्म भरने की जो प्रोसेस शुरू होती है वो आम तौर से दिसंबर महीने से जनवरी महीने तक होती है, जिसमें जो है एक नोटिफिकेशन आता है जो NTA के ज़रिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, NTA के वेबसाइट पर जारी किया जाता है, या आप नीट UG का वेबसाइट लोड करोगे तो भी आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन वेबसाइट पर वो महीने तारीख तय की जाती है, लेकिन आम तौर से जो है दिसंबर या जनवरी या नवंबर लास्ट वीक में इसकी प्रोसेस शुरू होती है। और फॉर्म भरने की जो फ़ीस होती है वो 1500 रुपया ओपन के लिए है और 1400 रुपया जो है OBC के लिए। फॉर्म की जो फ़ीस है उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहता है, कभी कम या ज़्यादा होते रहता है, पर एक 1500 रुपया नॉर्मली फ़ीस होती है। फॉर्म भरने के लिए जो है इसमें आपके लिए एक फ़ोटो का होना ज़रूरी है, और फ़ोटो जो होता है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। उस फ़ोटो के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी ज़रूरी है। नाम भी आना चाहिए उसमें, डेट ऑफ बर्थ भी आना चाहिए, और इसके साथ ही आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो स्कैन करके लिया जाता है, आपके सिग्नेचर को स्कैन करके लिया जाता है, और साथ में जो है आपका 10 स्टैंडर्ड की जो डिटेल्स है वो भरी जानी चाहिए, और आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आधार कार्ड नंबर है, ईमेल आईडी है, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत जो है वो नीट के फॉर्म भरने के लिए होती है। नीट का फॉर्म भरना ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है 12 का एग्ज़ाम पास करे वही नीट का फॉर्म भरे, ऐसा नहीं है। जो बच्चा 12 की एग्ज़ाम्स दे रहा है वो बच्चा भी नीट के फॉर्म को भर सकता है। उसका जो रिज़ल्ट्स है, आमतौर से जो एग्ज़ाम्स होती है वो मई महीने में होती है। जो मई महीने का फर्स्ट संडे जो होता है उसमें ये एग्ज़ाम्स होती है। इस साल लॉकडाउन की वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है, लेकिन आमतौर से जो मई के फर्स्ट वीक में जो संडे होता है या फर्स्ट संडे जो मई का होता है उस दिन ही ये एग्ज़ाम्स होती है, और रिज़ल्ट जो है इसका जून महीने के आखिर तक या जुलाई तक डिक्लेयर हो जाता है। वैसे तो बच्चे जिस दिन एग्ज़ाम्स देकर आ जाते हैं तो बहुत सारे क्लासेस और प्राइवेट्स जो एजेंसियां होती है वो रिज़ल्ट्स को वेबसाइट पर डाल देती है, जो एक टेंटेटिव रिज़ल्ट्स होता है उससे भी बच्चे अपना कैलकुलेट करते हैं, पर ऑफिशियल जो OMR शीट वगैरह होती है वो उसकी एक तयशुदा डेट होती है। वो नीट के जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स वगैरह जो होते हैं उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती है, और उसके रिज़ल्ट आने के बाद में जो है एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है।
कुछ दिन कॉमन मेरिट लिस्ट बनने से पहले एक ग्रीवेंस टाइम होता है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मैंने इसका आंसर सही लिखा था लेकिन मेरा करेक्शन करते वक्त जो है ये रॉन्ग हो गया है, लेकिन उसका आंसर मैं जो लिखा वो सही है, या तो बोर्ड ने जो आंसर किया है वो गलत है और आपने जो है वो सही है लिखा है, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो चैलेंज के लिए आपको 1000 रुपीज़ का फ़ीस भर के फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपका जो चैलेंज आपने किया है वो सही है तो आपको फ़ीस वापस मिल जाती है। तो आपके वो फिर मार्क्स, ऐसे ग्रीवेंस का जो टाइम होता है वो टाइम तय होने के बाद में एक फ़ाइनल ऑल इंडिया रैंक की मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें ऑल इंडिया से जो एडमिशन्स होते हैं, याद रखिए कि ऑल इंडिया लेवल से जो है 15% के एडमिशन्स होते हैं। ये 15% का जो कोटा होता है ये तमाम स्टेट में, अगर आप महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में 15% ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे, गुजरात में 15% आएंगे, इस तरह से पूरे इंडिया के स्टेट में 15% जो बच्चे होते हैं वो ऑल इंडिया रैंक से आते हैं और 85% जो कोटा होता है स्टेट का वो स्टेट की तरफ से भरा जाता है, लेकिन वो भी ऑल इंडिया रैंक की मेरिट के हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन और जितने भी कैटेगरीज़ है, हिली एरियाज़, उनके रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए भरा जाता है। इस बार से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिक्लेयर की थी कि पहले जो है हमारे यहाँ पर रीजन वाइज एक कोटा होता था कि अगर जैसे औरंगाबाद, मराठवाड़ा कोई रीजन है तो वहाँ के बच्चों के लिए 30-70% का जो कोटा होता है वो हुआ करता था। जैसे 70% अगर बच्चा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का है तो वो 70% में आएगा मेरिट में, और 30% सीट जो है उसमें अदर स्टेट के आएंगे। पर इस बार जो है हुकूमत ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको भी कैंसिल कर दिया है, तो महाराष्ट्र में ये जो कोटा है एक इक्वली माना जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से जो है ये एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट और उसके फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद में जो है फॉर्म ऑल इंडिया रैंक का अलग प्रोसेस होता है और उसके बाद में डीम यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसेस होता है और कुछ जो गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है उनके अलग प्रोसेस होते हैं और लास्ट में जो सबसे बड़ी जो प्रोसेस होती है ये ऑल इंडिया लेवल की ख़त्म होने के बाद में वो स्टेट की शुरू होती है। और ये स्टेट के प्रोसेस में आने के लिए आपको स्टेट में अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, जो MHCT की वेबसाइट पे या DMER की वेबसाइट को आप देखते रहिएगा तो वहाँ पे इनके सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और इन तमाम नोटिफिकेशन के बुनियाद पर वो फॉर्म का भरना और उसका मेरिट का प्रोसेस होना, काउंसलिंग होना, आपका कॉलेज का सिलेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें तय होती है। याद रखिए, एडमिशन प्रोसेस से पहले, फॉर्म रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास में तमाम डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। जैसे आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो किया है उसका प्रूफ होना चाहिए, आपने जो फीस ट्रांजैक्शन की है वो होना चाहिए, आपके पास में SSC का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास में SSC का बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में 12 पास का लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में 12 बोर्ड का ये होना चाहिए, आपके पास में नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आप किसी रिज़र्वेशन को बिलोंग करते हैं तो वो रिज़र्वेशन का आपके पास में वैलिडिटी होना चाहिए। जैसे आप OBC है तो OBC की वैलिडिटी होना चाहिए, आप हिली एरिया में हैं तो हिली एरिया के सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप ACBC में हैं, SBC में हैं तो उसमें वो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए। आप जो इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी में अगर आते हो 10% जो रिज़र्वेशन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होना चाहिए। तो ऐसे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास में हमेशा के लिए रेडी होना चाहिए। इसके कम से कम आप एक प्रोसेसिंग में जाने से पहले 8 से 10 सेट पूरे बना के उसे अटेस्टेड करके लीजिए और उसको एक महफूज फाइल में रखिए। ये तमाम चीज़ें जो है आपको एडमिशन्स के लिए ज़रूरी होती है। आखिरी में नीट के इम्तिहान के लिए जो बच्चे बैठे हैं और जो प्रोसेस में, उनके लिए मेरा एक मैसेज ये है कि आपको अगर इस बार मौका नहीं मिलता है तो आप और अगली बार के लिए ट्राई कीजिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो आपका रिज़ल्ट ख़राब होगा और इसको आगे हर साल कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए और जहां आपको एडमिशन्स आपके चॉइस के बुनियाद पर मिलता है वहां एडमिशन लेके अपना करियर मेडिकल में बनाइए। जो बच्चे जो है कम मार्क्स लिए हैं वो अपना करियर पैरामेडिकल में भी बना सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।